प्रोडक्ट इन वेक्टर्स। अब ध्यान से समझिए, एलजेब्रा में तो हम क्या करते हैं, इंटू 2 है तो कई बार इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं x इंटू वाई। इसका भी मतलब क्या है, x का हम y के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कई बार हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 3 x क्रॉस y। तो एलजेब्रा में प्रोडक्ट के लिए हम दो साइन का यूज करते हैं, एक तो हमारे पास क्या है, सिंपल डॉट, और दूसरा क्या है, ये क्रॉस, ठीक है ना। ढंग से समझना, वेक्टर्स में और टेंशन क्या है कि वेक्टर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आउटपुट वेक्टर के बाद जो मल्टीप्लाई के बाद जो आउटपुट आए वो क्या है, वेक्टर, या फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद आउटपुट क्या है, स्केलर। बात समझ में आ रही है ना। वेक्टर में प्रोडक्ट के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, वेक्टर, या फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, स्केलर। ढंग से समझना। तो कन्वेंशन क्या है हमारे पास कि अगर हम एक वेक्टर ए है हमारे पास और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, इनको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आया, स्केलर। तो एलजेब्रा में प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन थे, एक को तो इसके लिए यूज कर लिया, ये कन्वेंशन है भाई, एक को इसके लिए यूज कर लिया, डॉट से डिनोट कर दिया इसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और एक को हमने किससे डिनोट कर दिया, क्रॉस से। तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, वेक्टर। ढंग से समझिए, मैं कन्वेंशन लेवल पे आपको बता रहा हूं कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो आउटपुट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के बाद स्केलर, या फिर आउटपुट क्या है, वेक्टर। तो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे। एक तो क्या था, प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, डॉट की हेल्प से, और एक कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस की हेल्प से। तो जब प्रोडक्ट को हमने डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया तो इसे तो क्या नाम दे दिया गया, स्केलर प्रोडक्ट। ढंग से समझना, स्केलर प्रोडक्ट इसका नाम है, इट इज ड्यू टू आउटपुट प्रॉपर्टी की वजह से, एंड इसे हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, डॉट से। तो इसलिए ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई ना, ये समझ आया। नाउ कंसंट्रेट करिए कि यहां से जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, वेक्टर। तो इस प्रोडक्ट के क्या नाम दे दिया, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, क्रॉस से। तो इसे क्या नाम दिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स में दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई ना। अब फर्स्ट वन देखिए, डॉट प्रोडक्ट, लिखिए जरा। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ढंग से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ए वेक्टर है, वो ए वेक्टर हमारे पास कितना है, ए वेक्टर, एंड ओबी वेक्टर हमारे पास कितना है, बी वेक्टर। काफी आसान सा कंसेप्ट है, फिजिक्स पूरी इसी पे बेस्ड है, लेकिन हमें ढंग से समझना है। ध्यान से देखिए, ओबी वेक्टर हमारे पास कितना है, बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर कितना है हमारे पास, ए वेक्टर। तो उनका डॉट प्रोडक्ट है, वेरी इनिशियली वो डिफाइंड कैसे है, ए डॉट बी। ये कैसे डिफाइंड है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मतलब ए डॉट बी हमारे पास कैसे डिफाइंड होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस
थीटा। ढंग से नोट करिए। हाल ये सब बातें आपको मालूम ही है, तो भी थोड़ा ढंग से विजुलाइज करिए। ढंग से समझना। क्या हुआ अर्श? आवाज आई नहीं रही? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना कि एंगल कभी भी वेक्टर्स में क्या कौन सा होता है। जैसे अगर हम ये हमारे पास ए वेक्टर है, बहुत नॉर्मल सी बात है फिर भी गलत कर देते हैं, ये बी वेक्टर है और ये एंगल अल्फा दिया है, तो इस केस में ए डॉट बी कितना आएगा? जैसे अगर ये अल्फा दिया है हमें, ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी कितना आएगा? मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा माइनस आएगा। मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट होता है, तो थीटा क्या होता है? एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टेल टू टेल। लिख लो यार। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, then theta is the angle between, theta is the smallest angle between A vector and B vector, and tail to tail. And tail to tail. बात समझ में आ गई ना? ये नाउ कंसंट्रेट करो, ओनली इसी को ऑब्जर्व करते हैं हम। ये हमारे पास O है, ये A है, ये B है, ये B वेक्टर है। ये अगर एंगल थीटा है तो मॉड बी कॉस थीटा का मतलब क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका विजुलाइजेशन और इसके एप्लीकेशन बहुत शार्प है। ढंग से समझना। मॉड बी कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो ये लेंथ कितनी होगी? मॉड बी कॉस थीटा कितना होगा हमारे पास? मॉड बी कॉस थीटा ये कितना आएगा? OM। ट्रिग्नोमेट्री से कोई दिक्कत तो है नहीं भाई? मॉड बी कॉस थीटा कितना होगा? OM। तो ए डॉट बी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ढंग से देखना। ए डॉट बी इज जस्ट इक्वल टू OA लेंथ इंटू OM लेंथ, मीन्स मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। बात समझ में आई ना? नाउ कंसंट्रेट करना। अगर इधर से लाइट आती है तो इस जगह इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग OA। मतलब मॉड बी कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर है? इसको हम बोलते क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। मतलब OM हमारे पास क्या है? इस केस में OM कितना है? OM इज जस्ट इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बात समझ में आ गई ना? नोट करो यार। ए डॉट बी इज जस्ट इक्वल टू, ये याद नहीं रखना, प्रोजेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ए डॉट बी हमारे पास कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए into projection of B on A vector. Projection of B on A vector.
बात समझ में आ गई ना? समझ आई? नाउ यहीं पे कंसंट्रेट करना और थोड़ा सा डेप्थ में देखें। अगर हम इसे, मैं आगे नहीं बना रहा हूं, आप लोग अलग बनाना। ए से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना? कंसंट्रेट करिए। अगर हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं एन, तो ओ एन जो लेंथ होगी हमारे पास, ओ एन लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? ओ एन लेंथ कितना आएगा? ओ एन कितना आएगा? मॉड ए, कंसंट्रेट करना है। ओ एन कितना होगा? मॉड ए कॉस थीटा इंटू मॉड ऑफ बी। ढंग से नोट कर लो। ओ एन हमारे पास क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। लिख लो यार। ए डॉट बी इज जस्ट इक्वल टू projection of A on B projection of A on B वेक्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है प्रोजेक्शन। इसको बहुत ढंग से विजुलाइज करना है हमें। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बात समझ में आ गई नहीं? इनटू मॉड ऑफ बी, ये लेंथ कितनी है? मॉड ऑफ बी। समझ आया? तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है या ए डॉट बी है, इसको हमने कैसे ऑब्जर्व किया? या तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। मॉड ए डॉट बी को हमने कैसे ऑब्जर्व किया? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर हम ए का बी पे प्रोजेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मॉड ऑफ बी। बात समझ में आ गई नहीं? प्रोजेक्शन समझ में आया? अगर हमें कभी भी, ढंग से समझना, कभी भी ये वेक्टर दिया है, हमें आर वेक्टर दिया है और इस डायरेक्शन में ये R1 है और ये R2 दिया है, ढंग से समझना। ये O है, ये A है, ये B है। तो कई बार होगा हम ऐसे विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें R1 का R2 पे प्रोजेक्शन चाहिए तो आपको क्या निकालना है? आपको ये कंसेप्ट समझना है। वो कितना होगा? OA cos थीटा। अब OA cos थीटा होगा तो उससे गलती कभी नहीं होगी। ये हमारे पास किसके बराबर आएगा? R1 डॉट R2 अपॉन कितना आएगा? मॉड ऑफ R2। अगर हमें A का B पे प्रोजेक्शन चाहिए तो वो कितना आएगा? मॉड ऑफ R1 डॉट R2 अपॉन मॉड ऑफ R2। बात समझ में आ गई नहीं? मतलब ये कंसेप्ट ध्यान रखिए। जैसे OA का OB पे प्रोजेक्शन चाहिए तो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर होती है? OA cos थीटा। और OA cos थीटा किससे आ सकता है? R1 डॉट R2 अपॉन मॉड ऑफ R2। बात समझ में आ गई नहीं? समझ आए? समझ आ गया ना? ठीक है। प्रोजेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ढंग से समझना, नोट नहीं करना है, बस ऐसे ही एक प्रॉब्लम मैं पूछ रहा हूं। इतनी बात तो समझ में आई गई है? ध्यान से देखना, सुनिए यार। मान लो जो नीचे का सरफेस है, जहां पे बेंचेस वगैरह रखी हैं, इस सरफेस पे एक पॉइंट है हमारे पास A। जिससे पूछा जाए वही आंसर करे। ढंग से समझना, जहां पे बेंचेस रखी गई हैं, इस सरफेस पे कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है, A पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R1। ठीक है ना? और जहां पर फैन है उस पर कोई भी एक पॉइंट है,
जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2, तो ए बी फ्री वेक्टर हमारे पास कितना आएगा? ऐसा कुछ आएगा? ए बी फ्री वेक्टर कितना होगा? अगर ए बी निकाल रहे हैं तो हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है ना? अब ढंग से समझना, मिश्रा जी बताएंगे, बताइए। ए बी का दोनों प्लेन के कॉमन नॉर्मल, उसके अलोंग प्रोजेक्शन कितना आएगा? बताइए, एक वर्ड में आंसर करना है। ए बी वेक्टर का दोनों प्लेन के कॉमन नॉर्मल के अलोंग प्रोजेक्शन कितना होगा? समझ नहीं आया इसका मतलब, कंसंट्रेट करो। कॉमन नॉर्मल के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा? कॉमन नॉर्मल ये होगा, ये अल्फा होगा, तो मॉड ऑफ R2 माइनस R1 कॉस अल्फा, ये किसके बराबर आ जाएगा? D। बात समझ में आ गई ना? अपर सरफेस की लोअर सरफेस से हाइट के बराबर होगा। प्रोजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये ढंग से विजुलाइज हो जाए तो डिस्टेंस वाली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बात समझ में आई? अगर आप ऊपर वाले सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं R2, नीचे वाले सरफेस पे एक R1 है, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो R2 माइनस R1 वेक्टर का कॉमन नॉर्मल के अलोंग प्रोजेक्शन कितना आएगा? मॉड ऑफ R2 माइनस R1 कॉस अल्फा, जो भी किसके बराबर होगा? मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लोअर सरफेस फ्रॉम अपर सरफेस। बात समझ में आई ना? नोट नहीं करना है, ये बात समझ में आ गई थोड़ी सी? मान लो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं, इस पे एक पॉइंट है हमारे पास A, इस पे B है, तो ए बी का कॉमन नॉर्मल के अलोंग प्रोजेक्शन कितना आएगा? ये वाली हाइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रोजेक्शन थोड़ा समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है? अगर हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड है किसके अलोंग? बी वेक्टर के अलोंग, तो कितना होता है? मॉड ए कॉस थीटा। ये तो काम देता नहीं है, लेकिन ये किसके बराबर आता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। बात समझ में आ गई ना? और बी का अगर हमें प्रोजेक्शन चाहिए ए वेक्टर के अलोंग, वो कितना होता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। समझ आ गया? तो मैंने एंगल पे वेरिएशन ज्यादा नहीं बताया है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का उसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, उन दोनों का क्या है? ये प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई ना? तो डॉट प्रोडक्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है? टू एवेल्युएट प्रोजेक्शन। नोट कर लो ये रही। स्केलर डॉट प्रोडक्ट का एक यूज क्या है? टू एवेल्युएट प्रोजेक्शन। आगे समझिए रहा, हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, और ए डॉट बी क्या है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ढंग से समझ में आ रहा? अगर ए और बी कैसे नॉन जीरो वेक्टर हैं, शायद आपको मालूम होगा ए क्रॉस बी में क्या आता है? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड में क्या आता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और साइन का नेचर 0 से पाई तक कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन कॉस का नेचर कैसा होता है? इसमें कैसा रहता है? ये 0 से π/2 तक कैसा होगा? पॉजिटिव।
मतलब ये बी बढ़ता जाए, एंगल बढ़ता जाए, पाई बाई 2 पे कितना आ जाएगा? 0। और इधर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बात समझ में आ गई ना? लिख लो जरा। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, and A dot B greater than 0, ये क्या इंप्लाइज करेगा? थीटा एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई बाई 2। बात समझ में आ गई ना? A डॉट बी इक्वल टू 0, ये क्या इंप्लाइज करेगा? थीटा इक्वल टू 0 पाई बाई 2। ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये क्या इंप्लाइज करेगा? थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अगर ए डॉट बी लेस देन 0 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनके बीच का जो एंगल है वो अप टू 0 हो गया, तो ये दोनों तो पॉजिटिव ही हैं। कॉस थीटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो ए डॉट बी लेस देन 0, ये क्या इंप्लाइज करेगा? थीटा एलिमेंट ऑफ पाई बाई 2 टू पाई। ढंग से नोट कर लो इसे। ध्यान से देखो यार, मतलब दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूज है कि वो क्या है? अगर नॉन जीरो दो वेक्टर्स हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कि उनके बीच के एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर राइट एंगल है। बात समझ में आ गई ना? आगे कंसंट्रेट करो। आई डॉट आई कितना आएगा? इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। जे डॉट जे, के डॉट के, ये कितना आएगा? सभी किसके बराबर होंगे? 1। बात समझ में आ गई नहीं? बहुत नॉर्मल सी बात है लेकिन काफी काम की है। आई डॉट जे कितना आएगा? जे डॉट के डॉट आई 0। इनके बीच के एंगल कितने हैं? 90, और एक केस में क्या है? 0। नाउ कंसंट्रेट करिए। अगर ए वेक्टर हमारे पास क्या है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर क्या है? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो ई डॉट भी हमारे पास कितना आ जाएगा? आई के साथ आई 1 बनेगा, जे के साथ क्या बनेगा? 0, के के साथ क्या बनेगा? 0। तो ए डॉट भी हमारे पास कितना होगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये भी बहुत काम का है कि अगर हमें दो वेक्टर आई जे के टर्म्स में मालूम है तो हम आसानी से क्या पता लगा सकते हैं? ए डॉट बी। समझ गए ना? ये इक्वल टू कितना होता है? ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये बात भी ध्यान रखनी है, नोट कर लो जल्दी से।
कर लिया ना? एक और बात लिखिए, ए डॉट ए हमारे पास कितना होता है? मॉड ए स्क्वायर। इससे आसान कोई बात नहीं हो सकती। ए नॉन जीरो है, वो ए डॉट ओ ए क्या आएगा? ओ ए स्क्वायर। बात समझ में आई ना? तो इसको भी ऐसे लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। ऐसे लिखिए, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ये क्या कर रहे हैं हम? वेक्टर के संग क्या कर रहे हैं? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। डैश करके लिखना, एन इंपॉर्टेंट टूल to relate distance with vectors. An important tool to relate distance with vectors. ठीक है ना? इसके भी हम प्रॉब्लम्स लेंगे। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ढंग से समझिए। अगर दो वेक्टर्स के बीच का टेल टू टेल स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है तो ई डॉट बी कैसे डिफाइंड होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये मैंने आपको ऐसे बताया है, ए का बी पे प्रोजेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या फिर बी का ए पे प्रोजेक्शन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एप्लीकेशन किसमें यूज होते हैं? प्रोजेक्शन निकालने के लिए। दूसरा, ये डिसाइड करने के लिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल। तीसरा क्या है, अगर हमें डिस्टेंस रिलेट करना है ऐसे वेक्टर्स को, तो हम आसानी से कैसे कर सकते हैं कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट को किससे रिलेट कर दें। जैसे हमारे पास मान लो एपी स्क्वायर है, तो एपी स्क्वायर को अगर मैं डिस्टेंस को वेक्टर से रिलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? एपी वेक्टर डॉट एपी वेक्टर। बात समझ में आई ना? ये समझ आ गया ना? एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें एंगल निकालना होगा तो ए डॉट बी हमारे पास क्या रहता है? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर भी है। तो दो वेक्टर्स के बीच का हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल भी निकाल सकते हैं। समझ आ गया? तो अभी एक एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, इसकी बाद में डिटेल में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एक साथ ही लेंगे। लिखिए जरा एक प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल पैरामीटर ए for which angle between two vectors r vector equal to ai cap plus 2a minus 1 j cap plus k cap and r2 vector equal to r1 a I cap plus a plus 1 j cap plus 2a minus 1 k cap satisfies the inequality theta element of 0 to pi by 2। ध्यान से करना, बस मैं 3-4 प्रॉब्लम ही लूंगा, अभी बाद में एक साथ लेंगे अपन। यहां पर किस बात का यूज होगा भाई? नॉन जीरो वेक्टर्स तो है ही हमारे पास, तो r1 डॉट r2 कितना आएगा? मॉड r1 मॉड r2 कॉस
थीटा, जल्दी करिए, ये कितना आएगा? आई का कंपोनेंट कितना है? ए, यहां पर कितना आएगा? प्लस 2a माइनस 1 ए प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1, बस इतना ही आएगा। अब जो प्रॉब्लम थी वो एक आसान सी इनइक्वलिटी है। थीटा अगर इसमें लाई करेगा तो इसका साइन कैसा होगा? ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। तो एक आसान सी इनइक्वलिटी हमें सॉल्व करनी है। इनइक्वलिटी क्या बन रही है? ए स्क्वायर कितना बन रहा है? ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आया है? ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना? 1। ए का 2a, कांस्टेंट कितना है? -1, ग्रेटर देन 0। ये एक आसान सी इनइक्वलिटी हमें सॉल्व करनी है। कंसंट्रेट करिए, मतलब प्रॉब्लम ऐसी ही रहती है, जैसे जैसे इक्वलिटी टफ होती जाएगी प्रॉब्लम टफ होती जाएंगी। डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है वो तो काफी आसान है, ढंग से समझिए। ये कितना आएगा? ए इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा, अल्फा कितना है? -2 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है? 8 अपॉन 2 यूनियन -2 प्लस √8 बाई 2 टू इनफाइनाइट, इतना ही आएगा आंसर। समझ गए ना? समझ आ गया ये? रोहन समझ आ गया? नेक्स्ट लिखो, आगे चलो। मतलब ये प्रॉब्लम्स जैसे जैसे ये इनइक्वलिटी टफ होंगी टफ बन सकती हैं। बात समझ में आ गई ना? इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी लग सकता है। मतलब ये इनइक्वलिटी पे डिपेंडिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी बन सकती हैं। समझ गए ना? ये बाद में काफी लेंगे ऐसी। नेक्स्ट लिखो जरा। इसको थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, एक और लिखो जरा। विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स with the help of vectors prove that distance between circumcenter O and orthocenter H is equal to √1 minus 8 cos A cos B cos C। ढंग से समझ में आ रहा? मैंने आपको बताया था, जो अभी तक जो कुछ भी बताया है उसमें सबसे आसान बात क्या बताई आज की क्लास में? सबसे आसान बात क्या है? आई डॉट आई कितना होता है? 1। तो उसको हमने बताया था कि कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट ए कितना होता है? मॉड ए स्क्वायर। तो कभी भी हमें वेक्टर की हेल्प से डिस्टेंस निकालनी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की। बात समझ में आ रही है ना? लास्ट क्लास में मैंने जो सिखाया था उसका मैं यूज करूंगा। लिखिए जरा, रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी मान सकते हैं। तो OH निकालना है तो O को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। O को मानने से क्या फायदा होगा? अगर ABC के पोजीशन वेक्टर्स हम मानेंगे तो उनके बीच के एंगल्स भी हम आसानी से लिख सकते हैं। लिखो जरा, लेट O इज द रेफरेंस पॉइंट ये कुछ भी मान सकते थे। लेट O इज द रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर्स of vertices of triangle are AR1, BR2 and CR3।
कंसंट्रेट करना। वो हमने अगर रेफरेंस पॉइंट माना है तो हमें फायदा क्या हुआ है, एच को भी मान सकते थे। हम R1 और R2 के बीच के एंगल को आसानी से बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना मनप्रीत? कितना होगा R1 R2 के बीच का एंगल? तूसी भाई, वो अगर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, ढंग से समझिए, सरकम सेंटर है, एबीसी ऐसा ट्राइंगल है, तो R1 और R2 के बीच का एंगल कितना होगा? 2C। तो टेंशन नहीं है। कल मैंने आपको सिखाया था कि वो अगर रेफरेंस पॉइंट है तो H का पोजीशन वेक्टर कितना आया था? सिखाया था ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 2:2 बनाया था ना, ये G होता है। बात समझ में आ गई ना? लिखिए, वी नो दैट if O is the reference point, then position vector of H is R1 plus R2 plus R3। जिन्हें नहीं ध्यान है वो ऐसे समझ लें, ये कितना है? 0,0। जी कहीं पर भी रेफरेंस पॉइंट हो, जी कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई 3। तो ये कितना आएगा? RH हमारे पास कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ढंग से समझना, जो सबसे आसान था उसी का ही एप्लीकेशन है। हमारे पास H का पोजीशन वेक्टर R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और पोजीशन वेक्टर रेफरेंस पॉइंट क्या है? O। तो कौन सा वेक्टर आ गया हमारे पास? OH कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आ गई ना? कंसंट्रेट करिए, हमें निकालना क्या था? OH डिस्टेंस। तो हमने क्या किया? ये बात समझ में आई कि नहीं? इसी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दो। OH मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। OH तो कितना आएगा ये? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आ गई नहीं? नाउ कंसंट्रेट करिए, ये कितना आएगा? मॉड ऑफ R1 डॉट R1 कितना आएगा? मॉड ऑफ R1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ R2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ R3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R1 डॉट R2 प्लस R2 डॉट R3 प्लस R3 डॉट R1। बात समझ में आई ना? नाउ कंसंट्रेट करो, जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना है उससे हमें दो फायदे हुए हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट आर के टर्म्स में चाहिए था, कैपिटल आर, यहां पे आर भी आएगा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। रिजल्ट हमें कैपिटल आर के टर्म्स में चाहिए था, तो ये लेंथ कितनी है हमारे पास? मॉड ऑफ R1 मॉड ऑफ R2 मॉड ऑफ R3 कितना होगा? रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। अगर सर्कम सेंटर रेफरेंस पॉइंट है तो मॉड ऑफ R1 कितना आएगा? रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। बात समझ में आई ना? ये तो ये कितना आ गया हमारे पास? इक्वल टू 3R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर। R1 और R2 के बीच का एंगल कितना है? 2C। R2 और R3 के बीच का एंगल कितना है? 2C। एंड R3 और R1 के बीच का एंगल कितना है? नहीं, R1 R2 के बीच का 2C, R2 R3 के बीच का एंगल कितना है? 2A। एंड R3 और R1 के बीच का नहीं है, R3 एंड R2 के बीच का एंगल कितना होगा? 2B। तो फाइनली ये हमारे पास कितना आ गया? ढंग से समझिए, ये कितना आया? R1 R2 के बीच का एंगल कितना है? कितना आएगा ये? cos 2C प्लस cos
2a प्लस कॉस 2b। बात समझ में आ गई ना? समझ आए? इसके बाद क्या है? इसके बाद की जो मैनिपुलेशन है वो किस पर डिपेंडिंग है? ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है। इसको cos c प्लस cos d अप्लाई करो, प्रोडक्ट में लेके आओ, रिजल्ट आ जाएगा। ढंग से नोट कर लो इसे। उसके बराबर इक्वल करने की कोशिश करो। ये कितना आया है? 3r² कर ही लेते हैं इसे। 2r² cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ध्यान से देखना, cos 2a प्लस cos 2b कितना आएगा? cos 2a प्लस cos 2b कितना आएगा? 3r² प्रोडक्ट में लेके आना है, प्लस 2r²। ये कितना आ जाएगा? 2 cos a प्लस b cos a माइनस b। इसको कैसे ओपन कर दूं? 1 माइनस साइन में ओपन करेंगे। ऊपर किस में चाहिए रिजल्ट? 1 माइनस चाहिए। कैसे किया जाए? प्लस यहां पर ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। उससे कुछ फायदा होगा क्या? टू कॉस स्क्वायर वाला ही करते हैं। ये कितना आएगा? 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1। बात समझ में आई ना? इसको कैसे लिख दिया है? 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1 cos 2c को क्या लिख दिया? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ध्यान से देखिए कितना आ गए? 3r² प्लस 2r²। यहां पर कितना आएगा? इसको भी क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस c। तो कितना आ जाएगा? माइनस 2 cos c cos a माइनस b प्लस 2 cos c माइनस 1। जल्दी करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन अब कुछ नहीं है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? इसकी टेंशन दूर करें। 3r², ये यहां पर आएगा, माइनस का होगा माइनस 2r²। अब क्या कॉमन ले लें? माइनस 2 cos c कॉमन ले लें क्या? माइनस 2 cos c कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? cos a माइनस b माइनस cos c। और इस माइनस cos c के प्लेस पे क्या लिख दिया? cos a प्लस b। बात समझ में आई ना? जैसे ही इस माइनस cos c के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? ढंग से देखना, ये तो टेंशन आ ही गया। ये फाइनली r² आ गया। यहां पे कितना आएगा? कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मेरे को। यहां पे कितना आएगा? ये कहीं मिस तो नहीं किया? 2 मिस कर दिया ना? एक ये 2 चल रहा है और यहां से एक 2 कॉमन लिया है हमने, ये वाला, तो 4 आएगा ना यहां। फोर cos c। ये कितना आ गया? cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। बात समझ में आई ना? cos c प्लस cos d कितना होता है? आ गया फाइनली। r² माइनस 8। r कहां चला गया? r² तो चल ही रहा है। r² cos a cos b cos c। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है
कि डिस्टेंस बिटवीन, ये याद भी करना है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर कितना होता है? √1 - 8 cos A cos B cos C। उसको हमने वेक्टर की हेल्प से प्रूव किया है। बात समझ में आ गई ना? कंसेप्ट क्या था? हम एच को भी मान सकते थे रेफरेंस पॉइंट, लेकिन टेंशन क्या होती? फिर एच ए हमारे पास क्या लिखना पड़ता? मैग्नीट्यूड कितना होता? 2R cos A। और एच ए और एच बी के बीच के एंगल निकालने में टेंशन आती। बात समझ में आई ना? तो हमने रेफरेंस पॉइंट किसे माना? सर्कम सेंटर को। तो उससे फायदा क्या हुआ? OA और OB हमारे पास क्या है? OA और OB क्या है? सेम ही है, OA OB OC, और किसके बराबर है? R। साथ में हमारे पास क्या हुआ? R1 और R2 के बीच के एंगल हम आसानी से बता पा रहे हैं, 2C है। R2 R3 के बीच का एंगल कितना है? 2A। एंड R3 और R1 के बीच का एंगल कितना है? 2B। बात समझ में आ गई ना? ये ट्रिगो का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ओवरऑल ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर कितनी आती है? R√1 - 8 cos A cos B cos C। ढंग से नोट कर लो, याद भी करना है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, आपको सेम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ढंग से समझना है। मुश्किल तो है, लेकिन अब देखते हैं जरा, शायद मैंने देखा तो है नहीं। समझ में आ रहा? ज्यादा मुश्किल होगा तो नहीं बताऊंगा फिर। उस दिन मैंने सिखाया 2R cos A का प्रूफ बताया था क्या? तो उससे विजुअलाइजेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा आपका। ढंग से देखना यार, सेम प्रॉब्लम असाइनमेंट है आज के लिए। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, एंगल आ जाए बस, ओके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ढंग से समझना यार। एच को क्या मानना? रेफरेंस पॉइंट। एच वेक्टर को क्या मानना? R1। टफ रहेगा थोड़ा सा। एच बी वेक्टर को क्या मानना? R2। एच सी वेक्टर को क्या मानना? R3। बात समझ में आ गई ना? तो R1 और R2 के बीच का एंगल कितना होगा? कितना होगा? निकाल लेंगे ना? R1 और R2 के बीच का एंगल ये वाला होगा, आसानी से आ जाएगा। ये वाला कितना? π/2 - A। और ये वाला कितना है? π/2 - B। निकाल लेंगे ना ये वाला एंगल। तो इनके बीच के एंगल निकालना, इनके बीच के एंगल निकालना, इनके बीच के एंगल निकालना। मॉड ऑफ R1 कितना होगा? 2R cos A। मॉड ऑफ R2 कितना होगा? 2R cos B। और मॉड ऑफ R3 कितना होगा? 2R cos C। और फिर एचओ वेक्टर निकालना। एचओ वेक्टर कैसे निकलेगा? अगर एच रेफरेंस पॉइंट है तो जी तो वही रहेगा, ये तो 0 0 हो जाएगा, और ये 2:1 है, तो वो वेक्टर आ जाएगा कि नहीं? ये तो कितना है? R1 + R2 + R3/3। तो एचओ वेक्टर डॉट एचओ वेक्टर को हम क्या करेंगे? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वहां से भी एचओ लेंथ आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना? ये आप समझ ही इसलिए पा रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर डिस्टेंस और एंगल्स हमें मालूम है। ढंग से समझना, मतलब ये समझ क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हमें ये लेंथ भी मालूम है। ये कितनी है? 2R cos A। ये लेंथ कितनी है? 2R cos B। कंसंट्रेट करना, ये वाली लेंथ कितनी है? 2R cos A। ये वाली लेंथ कितनी है? नहीं, 2R cos B। ये 2R cos A। ये एंगल भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन है नहीं। तो इससे अटेम्प्ट करना, वैसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ज्यादा बेटर क्या है हमारे पास? ओ रेफरेंस पॉइंट मानना ज्यादा बेटर है, क्योंकि OA OB OC तीनों R हो जाएंगे मैग्नीट्यूड, और OA और B के बीच का एंगल कितना होगा? 2C। और OB एंड OC के एंगल 2A, OC एंड OA का एंगल 2B। बात समझ में आ गई ना? ढंग से नोट कर लो। एक बार मैं दोबारा से कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने दो एप्लीकेशन से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स लिए हैं आज ओनली, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल से रिलेटेड।
डॉट प्रोडक्ट को आपको बहुत ढंग से समझना है, आल्दो आता ही है, उसको विजुलाइज ज्यादा करना है। ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दिमाग में यह भी आना चाहिए कि मॉड ए कॉस थीटा किसके बराबर है? द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और ये किसके बराबर आ जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। मॉड बी कॉस थीटा कितना है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये किसके बराबर होगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। बात समझ में आ गई ना? इसके अलावा एंगल की बात होती है तो डॉट प्रोडक्ट की तरफ भी जाना है, मतलब एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल डिसाइड करना है तो किसकी तरफ जाना है? डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वहां साइन थीटा होता है, उसका साइन तो चेंज होता नहीं है 0 से पाई तक। डॉट प्रोडक्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं हम? 0 से पाई बाई 2 में वो पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 पे कैसा होता है कॉस थीटा? 0, और पाई बाई 2 टू पाई में नेगेटिव। समझ गए ना? और जब कभी डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमें किससे जाना है? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से। बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना?